गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स की क्लास अकाउंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास 12 का ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 मार्क्स की वेटेज रखता है ये चैप्टर। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Non-profit organizations are those organizations which are formed for the purpose of welfare of society। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं किस पर्पस के लिए? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कल्याण के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। और एज अ एंड सेटअप एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि ये एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाए जाते हैं। ऑपरेट्स विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के ये काम करते हैं। इनका कोई प्रॉफिट मोटिव का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हमें एनपीओ का मीनिंग समझ में आ गया। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिना प्रॉफिट के काम करती हैं, बिना प्रॉफिट मोटिव के। और इनका पहला मोटिव क्या होता है? सोसाइटी का वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट ये सेटअप होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इनकी जितनी भी इनकम होगी वो कहाँ स्पेंड होगी? उनके ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने पे उनकी सारी इनकम स्पेंड करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोहिबिटेड द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स, यानी कि एनपीओ में क्या होता है कि वो अपने मेंबर्स को किसी प्रकार का डिविडेंड नहीं देते। ठीक है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ एनपीओ टू रेंडर सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। ठीक है, इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? सर्विस रेंडर करना। ठीक है, सर्विस किसी भी तरह की हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, सोशल चैरिटेबल एक्टिविटीज भी हो सकती है। और इनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। पहली बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स क्लब्स, लाइब्रेरीज, चर्चेज, मस्जिद, टेम्पल्स, धर्मशाला, ऑर्फनेज। ये कुछ एग्जांपल हैं एनपीओज के। इनका मेन मोटिव क्या होता है? समाज का कल्याण करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के कैपेबल होते हैं, पर ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए रन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फीचर्स ऑफ एनपीओ। फीचर्स की बात करें तो इसके काफी फीचर्स हैं। पहला फीचर आता है सेपरेट एंटिटी। जैसे कि क्लास 11 में आप पढ़ ही चुके हो, सेपरेट एंटिटी बहुत मेन कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो होता है हमारे ऑनर से बिल्कुल अलग होता है। सेम इसमें भी ऐसा ही है। जो हमारा एनपीओ होता है वो हमारे मेंबर से बिल्कुल सेपरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? पर्पस। तो किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं? एज अ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। किस फॉर्म में बनते हैं ये? एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट में बनते हैं। इनका कोई प्रॉफिट मोटिव का मकसद नहीं होता। अकाउंट्स की बात करें तो जैसे हमारी क्लास 11 में हमने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ट्रेडिंग कंपनीज होती थी जो गुड्स सेल करती थी, बाय करती थी, इसलिए हम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। और वो प्रॉफिट मोटिव होती थी, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ना ही यहाँ पर ये एनपीओ ट्रेडिंग करते हैं कुछ, और ना ही प्रॉफिट के मोटिव के लिए काम करते हैं, तो इसमें ये दोनों अकाउंट नहीं बनते। लेकिन हमें गवर्नमेंट को इस सब का रिकॉर्ड देना पड़ता है कि हमें कितनी रिसीट्स हुई हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है, और बैलेंस शीट एज अ सेम रहती है हमारी। ठीक है। फंडिंग की बात करें तो फंडिंग में हमारे पास सबसे मेन सोर्स जो रहते हैं इनके डोनेशंस रहता है। ठीक है। जैसे मंदिरों में बात करें डोनेशंस मेन इनकम होती है। लाइब्रेरी की बात करें तो वहाँ पे एंट्रेंस फीस ली जाती है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पे ग्रांट रिसीव होती है। ठीक है। तो ये कुछ फंडिंग के सोर्सेज हैं। मैनेजमेंट की बात करें, मेन फीचर मैनेजमेंट, आपने सुना होगा ट्रस्टीज वगैरह होते हैं एनपीओ के। ठीक है। वो ट्रस्टीज वगैरह ही इनको रन करते हैं। ठीक है। कुछ ट्रस्टीज होते हैं, कुछ प्रोमोटर्स होते हैं जो इनको रन करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। एनपीओ क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिना प्रॉफिट मोटिव के काम करती है, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? रेंडर सर्विसेज। ठीक है। और ये किस लिए बनाई जाती हैं? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई जाती हैं। हमने एग्जाम्पल देख लिए, हमने फीचर्स भी पढ़ लिए हैं, सेपरेट एंटिटी, पर्पस, फॉर्म, नो प्रॉफिट मोटिव, अकाउंट्स, फंडिंग और मैनेजमेंट। ठीक है। तो अब इसमें जो मेन अकाउंट्स हमारे बनते हैं, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट। इसमें कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हम उसमें ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं। ठीक है। बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। दिस अकाउंट इज मेनली समरी ऑफ ट्रांजेक्शन अपेयर इन द कैश बुक। ये कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी एक समरी दिखाता है। ऑल रिसीट्स आर शो इन डेबिट साइड। जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो डेबिट साइड शो करती हैं, और जो पेमेंट्स होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड शो करती हैं। ये एक कैश बुक की तरह ही है। से रियल रियल अकाउंट होता है ये। मतलब डेबिट वर्ड कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जितने भी हम जो भी हमें कुछ रिसीव होगा, जो भी आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर पेमेंट इज द क्लोजिंग बैलेंस विच इज शोन इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। यानी कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा उसको कहाँ शो करेंगे हम? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। ठीक है। ये अकाउंट किससे स्टार्ट होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से स्टार्ट होता है। ठीक है। एन आइटम में बी रिपीटेड मैनी टाइम्स इन कैश बुक। कैश बुक में क्या है? आइटम रिपीट हो सकती हैं। जैसे मैंने आज परचेज करी, ठीक है, कैश में मैंने पेमेंट कर दी, मैंने 2 दिन बाद फिर परचेज करी, तो मैंने उसको फिर से 2 दिन बाद रिकॉर्ड करना है। बट इसमें क्या है? बट इस अकाउंट में हम एक ही बार शो करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये साल के एंड में बनता है। ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड irrespective of the facts whether these are of capital nature or of revenue nature। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी कहाँ शो करती हैं? हमारी क्रेडिट साइड में, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, और वेदर दे रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही क्या कह रहे हैं? चाहे वो पेमेंट्स प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, वो मायने नहीं रखता। पेमेंट हुई है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगी। ठीक है। सही। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल रिसीट्स। ठीक है। इनमें जितनी भी होगी रिसीट्स से होंगी या पेमेंट होंगी, वो क्या होंगी? एक्चुअल रिसीट्स, यानी रिसीव होगी जब हमने पेमेंट करी होगी तब कैश में तभी रिकॉर्ड होगा। नॉन कैश एक्सपेंस सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम इस अकाउंट में शो नहीं करते। ठीक है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट पढ़ते हैं द फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले आता है कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट साइड में हमारी रिसीट्स, क्रेडिट साइड में हमारी पेमेंट्स। स्टार्ट किससे होता है? टू बैलेंस बीडी, कैश या बैंक का बैलेंस। अगर बैंक का बैलेंस नेगेटिव है तो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। ऐसे यहाँ क्लोजिंग आ जाता है। अब जितनी भी हमें रिसीट्स होंगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, वो सारी यहाँ पर शो होंगी डेबिट साइड। और वो चाहे
प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, वो सारी यहीं शो होगी। ऐसे ही पेमेंट की बात करें तो चाहे पेमेंट कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, वो यहीं शो होगी। और चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, वो यहीं शो होगी। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हम इस बैलेंस की बात कर रहे थे। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है हमारा, ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश इन हैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होता क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम पर्पस फॉर एनपीओ एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब क्या कह रहा है? प्रॉफिट एंड, जैसे एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, ऐसे ही एनपीओ के लिए हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सेम अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंस या लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारी इनकम होंगी या गेन होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। ठीक है, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, चाहे वो रिसीट्स में हो या पेमेंट में हो। ठीक है, यानी कि सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स रिकॉर्ड की जाती हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। बात समझ में आ गई जी? तो आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? द ट्रांजेक्शन विच बिलोंग्स टू करंट ईयर शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। जो हमारी करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो सिर्फ करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होगी, वेदर पेमेंट इज मेड, अगर पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। और ऐसे ही इनकम रिसीव हुई हो या ना हुई हो, हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। सबसे पहले वही ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम्स, रेवेन्यू पेमेंट्स आ जाएंगी यहाँ पे जितनी भी होती हैं, और इस साइड रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएंगी। ठीक है, ये सारे हमारे होती हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें रेवेन्यू पेमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है? रेंट हो सकता है, सैलरीज, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, ऑनरियम। बात करेंगे अब ये क्या होता है ऑनरियम। बैंक चार्जेस, न्यूज़पेपर, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अनकीप ऑफ लोन, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारी कुछ पेमेंट्स रहती हैं। इसमें एक और आता है जैसे डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो भी हमारा क्या है? रेवेन्यू पेमेंट्स की में आता है, रेवेन्यू लॉस। ठीक है, ऐसी बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आती है? सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय एंट्रेंस फीस, बाय डोनेशन अगर वो जनरल पर्पस में है, बाय अगर प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है हमें, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम टूर्नामेंट, बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय सन्डे रिसीट्स, बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। अब बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि अगर हमारी एक्सपेंडिचर कम होते हैं और इनकम ज्यादा रह जाती है तो हमें होता है सरप्लस। ऐसे ही जैसे हम नेट प्रॉफिट लिखते थे, ये बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। ऐसे ही अगर हमारे इनकम कम रह जाती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं तो हमें होता है डेफिसिट, जैसे कि हमें नेट लॉस होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। नेचर की बात करें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा होता है? इट इज ए समरी ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। इसमें क्या होता है? कैश रिसीट आती है और कैश पेमेंट्स की बात की जाती है। ये कैसा होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। टाइप ऑफ अकाउंट, ये हमारा रियल अकाउंट होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? इट इज प्रिपेयर टू नो कैश बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? कि हमें पता चल सके कि हमारा कैश का बैलेंस कितना है साल के आखिर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बनाते हैं? इससे हमें पता लगता है इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन सरप्लस और डेफिसिट एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि हमें कितना
फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है साल के आखिर में। नेचर ऑफ द आइटम, इट कंटेन बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इट कंटेन्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, इट्स बैलेंस एट द एंड शो द कैश इन एंड एट द बैंक ऑफ द एनडीएफ, ठीक है। इसका क्लोजिंग बैलेंस शो करते हैं हम। इसके क्लोजिंग बैलेंस में क्या आता है, सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है। आउट अक्रूड या आउटस्टैंडिंग आइटम्स की बात करें, इन कंटेन ओनली कैश आइटम्स एंड does not include accrued income, income received in advance, outstanding और prepaid expenses। कुछ include नहीं करता, only cash items record करता है, ठीक है। Income and expenditure account में it is prepared on accrual basis and therefore it include all accrued and outstanding item। तो इसमें क्या है, ये सारी रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ। फर्स्ट आ जाता है लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, लेगेसी रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लेगेसी क्या होता है, अमाउंट होता है किस चीज का, प्रॉपर्टी का, रिसीव कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन, अंडर ए विल ऑन डेथ। यानी कि कोई व्यक्ति जब अपनी विल लिखवाता है अपनी मरने से पहले और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी एनपीओ को दान देता है, तो जो उस प्रॉपर्टी का जो अमाउंट होता है उसको हम लेगेसी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। एंट्रेंस फीस की, एंट्रेंस फीस इज कॉल्ड एडमिशन फीस, इज ए फीस पेड बाय मेंबर्स एट द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग। क्या होता है, ये फीस होती है जो मेंबर्स पे करते हैं, कब पे करते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब वो एंड पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। रिकरिंग नेचर की होती है, इट इज एन आइटम ऑफ रिकरिंग नेचर, जनरली एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज इनकम। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे समझने वाली कि जब ये रिकरिंग नेचर की होती है तो हम इसको एज अ इनकम ट्रीट कर लेते हैं। रिकरिंग नेचर मतलब बार बार होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे ग्रांट। ग्रांट क्या होती है, ग्रांट इज एन एड इश्यूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी एनपीओ को ग्रांट इश्यू करती है, ठीक है, यानी कि कुछ अमाउंट इश्यू करती है। अब ये दो तरीके की हो सकती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी आ सकती है और जनरल पर्पस के लिए। यानी कि स्पेसिफिक पर्पस यानी कि मान लीजिए जैसा मेरा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के लिए मुझे ग्रांट मिला है कि इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मुझे 1 लाख रुपए की ग्रांट मिली है, या मुझे एक नया फ्लोर बनाना है उसमें, या मुझे कुछ नए बेड्स लगवाने हैं, वेंटिलेटर्स लगवाने हैं, तो उस चीज के लिए मुझे ये ग्रांट मिली है। तो वो पैसे सिर्फ वहीं पर ही खर्च होंगे, ठीक है। और जनरल पर्पस के लिए मिले हो तो मैं उसे कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रांट को क्या करते हैं, हम कैपिटलाइज कर देते हैं, और जनरल ग्रांट को हम क्या करते हैं, एज अ रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर लेते हैं। और कहाँ शो कर देते हैं, क्रेडिट साइड शो कर देते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ऐसे ही बात करें तो डोनेशन की, डोनेशन क्या होती है, डोनेशन का अमाउंट होता है रिसीव कौन करता है, एनपीओ, किससे, किसी पर्सन से या इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ये कोई पीरियडिकली नहीं होता। ये भी दो तरह की है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। इफ डोनेशन रिसीव्ड इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अगर कोई डोनेशन हमने रिसीव करी है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, जनरल डोनेशन, ठीक है। इसको हम बेसिकली इनकम ट्रीट करते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो डोनेशन, इफ डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिली है, कैन बी यूटिलाइज फॉर द सेम पर्पस, तो हम उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो उसको क्या हम मानेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिली है तो हम सिर्फ, ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, हम जो डोनेशन मिली है उसको सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही यूज करेंगे, इसको हम एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइफ मेंबरशिप फीस।
लाइफ मेंबरशिप फीस इज द फीस रिसीव्ड फ्रॉम दोज मेंबर्स हु डू नॉट पे पीरियोडिक फी। क्या कह रहे हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस क्या किससे रिसीव करते हैं? मेंबर से जो हमें पीरियोडिक यानी कि बार बार फीस पे करना नहीं चाहते, तो वो एक बार में लाइफ मेंबरशिप फीस पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, जब एक ही बार में पेमेंट रिसीव आ जाती है लाइफ टाइम की, या तो इसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, या तो हम अलग से लाइबिलिटीज में शो कर देते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम इज एन अमाउंट पेड टू अ पर्सन। एक अमाउंट होता है जो हम पर्सन को पे करते हैं अदर देन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को हम क्या देते हैं? सैलरी या वेजेस। लेकिन ये अदर देन एम्प्लॉय को दे रहे हैं हम, किस लिए दे रहे हैं? फॉर रेंटिंग सम स्पेशल सर्विसेज। एनपीओ ने किसी से कुछ स्पेशल सर्विसेज ली हैं जिसके अगेंस्ट में हम उसे ऑनरेरियम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक्सपेंस होता है। तो इसको हम कहाँ डालते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड। ठीक है, सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट। जब भी हम किसी एसेट की सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। लॉस होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं बाकी। थैंक यू।